एक गांव में रतन नाम का लड़का अपने भैया बिरजू और भाभी आरती के साथ रहता था। रतन आराम से अपने कमरे में लेटा था कि तभी बिरजू उसके पास आकर बोला, ऐसा कब तक चलता रहेगा रतन? तुम कोई काम धंधा करोगे या नहीं, या ऐसे ही दिन भर आवारागर्दी करते रहोगे? भैया आप तो हमेशा मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। तुम्हारी चिंता होती है भाई, इसलिए तुम्हें बोलता रहता हूँ। आज अगर माता पिता होते तो क्या वो भी मुझसे ऐसी बात करते? विश्वास करो भाई, अगर आज माता पिता जिंदा होते तो उन्हें तुम्हें देखकर बहुत दुख होता। रतन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझे गलत मत समझो। कल को मुझे तुम्हारा ब्याह भी करना है। 4 पैसे अगर घर में कमाकर लेकर आओगे तो बाहर के लोग तुम्हारी ही तारीफ करेंगे। इतना बोलकर बिरजू कमरे से बाहर निकल गया। बिरजू की पत्नी आरती बिरजू से बोली, आपको रतन से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, अब वो जवान हो गया है। तुम तो जानती हो आरती, माता पिता के गुजर जाने के बाद मैंने ही रतन को पाल पोस कर बड़ा किया है। मुझे उसकी चिंता होती है। और जैसे मुझे तो उसकी कोई चिंता ही नहीं होती। मत भूलो मैं रतन की भाभी हूँ और भाभी माँ समान होती है। तो फिर तुम ही उसे कुछ काम धंधा करने को क्यों नहीं कहती? मेरी बात तो वो मानेगा नहीं, हो सकता है तुम्हारी बात मान जाए। इधर रतन का अपने बड़े भाई की बात सुनकर मूड खराब हो चुका था। वो गुस्से से उठकर बाहर की तरफ जाने लगा। तभी बिरजू रतन की ओर देखकर बोला, अरे कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं भैया, थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगा। अरे नाश्ता तो करते जाओ रतन। मुझे भूख नहीं है भाभी, बाहर जाकर खा लूंगा। इतना बोलकर रतन बाहर चला गया। बिरजू अपनी पत्नी से बोला, देखा, ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। आरती, मुझे इस लड़के के लक्षण बिल्कुल भी सही नजर नहीं आ रहे। तुम तो बस उसके हमेशा पीछे ही पड़े रहते हो। अब उसे काम धंधे के लिए बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे प्यार से समझा दूंगी। इधर रतन गुस्से से घर से बाहर निकला ही था कि तभी गांव का मुखिया रास्ते में उसे मिल गया। अरे रतन, सुबह सुबह इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो भाई? मुखिया जी, भैया जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं कि कोई काम धंधा करो। वो कुछ गलत तो नहीं बोलता बेटा? मत भूलो, तुम्हारे बड़े भैया के तुम पर बहुत उपकार हैं। माता पिता के गुजरने के बाद उसने तुम्हें अपनी संतान की तरह पाला है। लेकिन मुखिया जी, मैं कोई बड़ा काम करना चाहता हूँ, छोटा मोटा काम नहीं करना चाहता। बिरजू इसी बात से डरता है रतन कि तुम बड़े काम के चक्कर में कोई उल्टा सीधा काम ना करने लगो। रतन, जीवन में कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे बड़े भाई का सर नीचा हो। तुम्हारे बड़े भैया का इस गांव में बहुत सम्मान है, और रतन, काम छोटा हो या बड़ा, काम काम होता है भाई। अगले दिन रतन अपनी भाभी से बोला, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, कल मुझे भैया की बात पर बेवजह गुस्सा आ गया था। अरे तुम्हारे भैया तुम्हें बहुत चाहते हैं रतन, वो तुम्हारी बहुत चिंता करते हैं। तुम्हें उनकी डांट का बुरा नहीं मानना चाहिए। बड़ों की डांट छोटों के लिए शिक्षा समान होती है। भाभी, मैं आज काम धंधे की तलाश में जा रहा हूँ। तुम क्या काम करने जा रहे हो रतन? बाजार में कोई ना कोई दुकान तलाश लूंगा। भाभी, मिठाई वाले की या किसी लोहार की। मैं अब मेहनत करने में पीछे नहीं हटूंगा और शाम को कुछ कमा कर ही लाऊंगा। इतना बोलकर रतन घर से बाहर निकल गया और बाजार में एक मिठाई वाले की दुकान पर बैठकर मिठाई वाले से बोला, मुझे काम चाहिए, क्या आपकी दुकान पर कोई काम मिल सकता है मुझे? अरे तुम तो बिरजू के छोटे भाई रतन हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ तो मैंने सुना है कि तुम कोई काम धंधा नहीं करते और तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे बड़ा परेशान रहता है। देखिए, अगर आपके पास कोई काम धंधा हो तो मुझे बता दीजिए, मुझे लेक्चर मत दीजिए। अरे माफ करना रतन, तुम मेरी बात का बुरा मान गए। अभी मेरी दुकान पर कोई काम नहीं है, जब होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। अच्छा? रतन वहाँ से चला गया और सीधा एक लोहार की दुकान पर जाकर बोला, क्या यहाँ पर मुझे कोई काम मिल सकता है? लोहार रतन की ओर बहुत गौर से देखता हुआ बोला, अरे तुम तो बिरजू के छोटे भाई रतनवा हो ना? हाँ, मैं बिरजू का छोटा भाई रतन हूँ। अरे भैया, लोहार का काम कितनी मेहनत का होता है तुम्हें पता है? और मैंने तुम्हारे बारे में सुना है भैया, हाँ, कि तुम कोई काम धंधा नहीं ना करते हो। देखो रतनवा, ये मेहनत का काम तुमसे नहीं होगा, बता रहे हैं। लोहार की बात सुनकर रतन क्रोधित होकर अपने गांव की सीमा से थोड़ी दूर एक तालाब के किनारे बैठकर अपने आप से बोला, समझ में नहीं आता गांव वालों को आखिर हो क्या गया है। अरे पहले काम नहीं करता था, लेकिन अब तो काम करना चाहता हूँ।
लेकिन अब कोई मुझे काम ही नहीं दे रहा है। रतन ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में एक बांसुरी की सुरीली आवाज टकराई। ये बांसुरी कौन बजा रहा है? इसकी धुन तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मन को मोह रही है। रतन इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर तालाब के पेड़ के नीचे बैठे हुए एक साधु पर पड़ी। रतन उस साधु के पास चला गया। कौन है आप? और आपकी ये बांसुरी तो बड़ी सुंदर है। रतन की आवाज सुनकर साधु ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और अपनी आंखें खोलकर रतन को गौर से देखता हुआ बोला, तुम कौन हो? मेरा नाम रतन है। क्या तुम्हें बांसुरी पसंद है? जब मैं छोटा था तब मुझे बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। मैं मेले में अक्सर अपने पिता से बांसुरी लेने की जिद पर अड़ जाता था। जो बांसुरी की कदर करते हैं वही बांसुरी की धुन पर खिंचे चले आते हैं। वैसे तुम काम क्या करते हो? अभी तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन काम की तलाश में हूँ। रतन की बात सुनकर साधु वो बांसुरी रतन को पकड़ाते हुए बोला, क्या तुम बांसुरी बजा सकते हो? रतन, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बहुत अच्छी बांसुरी बजाता हूँ। रतन बांसुरी बजाने लगा। तुम वाकई बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हो। तुम बांसुरी बजाने का काम क्यों नहीं करते? कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? बांसुरी बजाने से क्या धन कमाया जा सकता है? तुम्हारे हाथ में जो बांसुरी है वो कोई मामूली बांसुरी नहीं है, बल्कि एक जादुई बांसुरी है। आज से तुम इसी तालाब के किनारे बैठकर बांसुरी बजाना और इस बांसुरी का कमाल देखना। इतना बोलकर वो साधु बड़ी तेजी से वहाँ से चला गया। अजीब साधु था। तालाब के किनारे बांसुरी बजाने से ऐसा कौन सा चमत्कार हो सकता है? लेकिन एक बार मुझे बांसुरी बजाकर देखनी चाहिए। मैंने भाभी से वादा किया है कि मैं आज कुछ ना कुछ कमा कर घर पर लाऊंगा। अगर खाली हाथ गया तो भी भाभी मुझे गलत समझेंगी। इतना बोलकर रतन तालाब के किनारे बैठकर बांसुरी बजाने लगा। रतन अपनी ही बांसुरी की धुन में इस कदर खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके पीछे कब एक बेहद सुंदर युवती जो कि आभूषणों से लैस थी उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। तुम वाकई बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हो। रतन ने जैसे ही पलट कर देखा तो वो सुंदर युवती को देखकर हक्का बक्का रह गया। तुम कौन हो? रतन की बात का उस स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने सारे सोने के आभूषण उतार कर रतन को दे दिए और चुपचाप वहाँ से चली गई। रतन खुशी खुशी सोने के गहने लेकर घर चला गया। रतन, तुम्हारे हाथ में इतने ढेर सारे सोने के आभूषण कहाँ से आए? भाभी, ये सब मेरे हैं और मैं ये सब कमा कर लाया हूँ। ऐसा कौन सा काम कर रहे हो तुम कि एक ही दिन में इतने सारे आभूषण खरीद कर ले आए? कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? नहीं भाभी, ये सब मेरी इस बांसुरी की धुन का कमाल है। इतना बोलकर रतन सारी घटना अपनी भाभी को बताने लगा। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा रतन, ये बांसुरी तुम उसी साधु को वापस करके आओ। मुझे तो ये कोई और ही चक्कर लगता है। नहीं भाभी, मुझे वैसे भी अमीर बनना था और इससे अच्छा साधन अमीर बनने का मुझे और कहीं नहीं मिलेगा। इतना बोलकर रतन अपने कमरे के अंदर चला गया। कुछ देर बाद उसका बड़ा भाई बिरजू रतन के पास आकर बोला, रतन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी भाभी जो कह रही है वो सब सच है? हाँ भैया, वो सब सच है। अब से आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ दिनों में इतना धन कमाकर एकत्रित कर दूंगा कि हम इस गांव में सबसे ज्यादा धनवान हो जाएंगे। रतन, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे तो लगता है कि उस साधु ने तुम्हारे ऊपर कोई जादू कर दिया है। तुम्हें ये सब कुछ गलत सा नहीं लग रहा? नहीं भैया, मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा। बिरजू गुस्से से पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। अगले दिन जब रतन सोकर उठा तो उसे सोने के आभूषण गायब मिले। रतन गुस्से से अपने भाई के कमरे में जाकर उससे बोला, कल जो मैं सोने के आभूषण लेकर आया था वो कहाँ गए? मुझे क्या पता वो कहाँ गए। बिरजू की बात सुनकर रतन गुस्से से आग बबूला हो गया। भैया, ये क्यों नहीं कहते कि जब मैं कल वो सोने के आभूषण लाया था तो आप मुझे देखकर जल भुन गए थे? ये क्या कह रहे हो रतन? तुम्हें अपने भैया से ऐसे बात करते हुए शर्म नहीं आती? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाभी। भैया को मेरी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हुई और इसीलिए उन्होंने मेरे कमरे से गहने चोरी कर लिए। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास ये बांसुरी है। रतन दोबारा उसी तालाब के किनारे जाकर बैठकर बांसुरी बजाने लगा। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो उसके सामने एक सुंदर औरत जो कि आभूषणों से लैस बैठी थी उसे निहार रही थी। कौन हो तुम? उस सुंदर औरत ने कोई जवाब नहीं दिया।
बल्कि अपने सारे आभूषण उतार कर रतन को देकर चली गई। ये बांसुरी तो वाकई चमत्कारी निकली। अब मैं ये सारा सोना घर नहीं ले जाऊंगा, बल्कि पहले मैं इसे बाजार में बेच दूंगा। रतन आभूषणों को लेकर सुनार की दुकान पर चला गया और सारे आभूषण सुनार की दुकान पर रख दिए। अरे भैया, इतने ढेर सारे सोने के आभूषण क्या कहीं से चोरी करके लाए हो क्या? चोरी करके नहीं लाया, बल्कि कमा कर लाया हूँ। इसे खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? खरीदूंगा, लेकिन आधी कीमत पर। ये कैसी बातें कर रहे हो? आधी कीमत पर क्यों? क्या तुम्हारे पास इसकी पक्की रसीद है? वो तो मेरे पास नहीं है। तब तो मैं आधी कीमत पर ही खरीदूंगा। बेचना है तो बेचो, नहीं तो किसी और दुकान का रास्ता नापो। रतन अपने आप से बोला। आधी कीमत पर बेचना भी बुरा नहीं है, कल और जाकर कमा कर ले आऊंगा। ठीक है, मुझे इसकी आधी कीमत ही दे दो। सुनार ने रतन को सोने के आभूषणों की आधी कीमत दे दी। रतन पैसे लेकर अपने घर आ गया। उसके हाथ में इतने ढेर सारे पैसे देखकर उसका बड़ा भाई बिरजू बोला। रतन, ये इतने ढेर सारे पैसे तुम कहाँ से लेकर आए? बिरजू की बात सुनकर न जाने क्यों रतन को बुरी तरह से क्रोध आ गया। आपको इससे क्या मतलब है भैया? आप ही कहते थे ना कि कुछ काम कर लो, कुछ काम कर लो। अब जब मैं ढेर सारे पैसे कमा रहा हूँ तो मुझसे इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो? इतने सारे पैसे कमाने में 1 साल बीत जाता है। एक दिन में इतने सारे पैसे या तो केवल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन कमा सकता है, या फिर कोई बहुत बड़ा चोर। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते भैया कि आप मुझसे अब जलने लगे हो? लेकिन चिंता मत करो, कुछ दिनों बाद मैं इस मकान को छोड़कर चला जाऊंगा और अपने लिए एक आलीशान कोठी बनवाऊंगा। तब मेरी कोठी को देखकर आराम से चलते रहना। इतना बोलकर रतन अपने कमरे में चला गया। मगर अगली सुबह जब सोकर उठा तो उसके कमरे से पैसे गायब थे। रतन क्रोधित होकर फिर बिरजू के कमरे में आकर बोला। भैया, अब पानी सर से ऊपर उठ गया है। कल मेरे सोने के गहने आपने चुरा लिए और आज मेरे पैसे आपने चुरा लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रतन। मैं एक मेहनती आदमी हूँ, मुझे तुम्हारी हराम की कमाई से कोई लेना देना नहीं। तभी कुछ पुलिस वाले बिरजू के घर के अंदर घुस आए। एक पुलिस वाला रतन की ओर देखकर बोला। हाँ भाई, क्या तुम ही बांसुरी बजाते हो? हाँ, मैं ही बांसुरी बजाता हूँ। कहाँ है तुम्हारी बांसुरी? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जो पूछा है उसका जवाब दो। रतन भागकर अपने कमरे से बांसुरी ले आया। पुलिस वाला बांसुरी को देखकर दूसरे पुलिस वालों से बोला। गिरफ्तार कर लो इसे। मैंने क्या किया है? अभी बताता हूँ तूने क्या किया है। तभी वहाँ पर वही सुनार 2 युवतियों के साथ अंदर आ गया, जिन्होंने गहने रतन को दिए थे। पुलिस वाला रतन से बोला। इन दोनों को तो तुम पहचानते ही होगे। हाँ, मैं इन दोनों को पहचानता हूँ। इन्होंने मेरी बांसुरी की धुन से खुश होकर अपने सोने के गहने मुझे भेंट स्वरूप दिए थे। इनमें से एक के गहने तो चोरी हो गए और दूसरे गहने मैं सुनार को बेच आया था, और वो पैसे भी अभी मेरे घर से चोरी हो गए। हम सबको मूर्ख समझा है क्या तूने? अपनी जादुई बांसुरी की धुन से लोगों को हिप्नोटाइज करके उनसे गहने छीन लेता है और फिर उल्टी सीधी बातें बताता है। पुलिस वाले की बात सुनकर रतन बुरी तरह से घबराते हुए बोला। मेरी बात का विश्वास कीजिए, इन दोनों ने मुझे गहने स्वयं दिए थे। तभी एक युवती पुलिस वाले से बोली। ये झूठ बोलता है सर, मैं विवाह के मंडप में बैठी हुई थी, अचानक से इसकी बांसुरी की धुन मेरे कानों में टकराई। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरे पैर उस तालाब के किनारे चले गए। जब मुझे होश आया तो मेरे सोने के आभूषण मेरे तन से गायब थे। अगर मुझे कुछ याद था तो सिर्फ इसका चेहरा। उस दूसरी औरत ने भी पुलिस वाले को यही बताया। तुम्हें तो उम्र कैद की सजा होगी। रतन फूट फूट कर रोने लगा। रतन का रोना उसके बड़े भाई से ना देखा गया। सर, मेरा भाई सच बोल रहा है। ये बहुत भोला है। मुझे विश्वास है मेरे भाई ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि इसके साथ स्वयं कुछ गलत हुआ है। तभी गांव का मुखिया कुछ लोगों के साथ एक साधु को पकड़कर वहां पर ले आया और बोला। गिरफ्तार करना है तो इस साधु को करिए सर। सारी की सारी करतूत इसी की है। कल जब बिरजू ने घटना मुझे बताई थी, मैं तभी से बिरजू के घर पर नजर रखे हुए था। इतना बोलकर मुखिया बिरजू से बोला। तुम कह रहे थे ना कि सोने के गहने आखिर चोरी कैसे हो गए? मैंने इसे स्वयं सोने के गहने चोरी करते हुए देखा था, और तो और आज सुबह भी मैंने इसे तुम्हारे घर पर निकलते हुए देखा था। पुलिस वाला साधु से बोला। क्या मुखिया जी सच बोल रहे हैं? मुझे माफ कर दो इंस्पेक्टर साहब, ये सच बोल रहे हैं। मैं कोई साधु नहीं हूँ। ये बांसुरी मैंने एक साधु से चुराई थी। मुझे इसका राज पता था। इसकी धुन सुनकर
हर वो स्त्री सम्मोहित हो जाती है जो सोने के आभूषण पहने हुए होती है। समझ गया? इसका मतलब दूसरे गांव में जिन औरतों के आभूषण गायब हुए थे उनमें भी तुम्हारा ही हाथ था, है ना? हाँ, उनमें भी मेरा ही हाथ था। जब मैंने रतन को पहली बार देखा तो मैं समझ गया कि वो बहुत भोला है। मैंने इसके भोलेपन का फायदा उठाया। पुलिस वाले ने उस साधु को गिरफ्तार कर लिया और रतन को छोड़ दिया। बिरजू रतन से बोला, अब तुम्हारा क्या इरादा है? मुझे माफ कर दो भैया, अब मैं आपके साथ ही मेहनत करूंगा, कभी भी लालच नहीं करूंगा। इस बांसुरी का क्या करोगे? मैं इस बांसुरी को तालाब में फेंकाऊंगा ताकि ये बांसुरी किसी और को न मिले। रतन उसी दिन उस बांसुरी को तालाब में फेंक आया और मेहनत से अपने भाई के साथ मिलकर काम करने लगा।